चलो तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। पहला पढ़ा था सेल। सेल में क्या इंक्लूड है? सेल इंक्लूड सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल भी है और एग्रीमेंट टू सेल भी इंक्लूड है। ठीक है, अभी सेलर में क्या इंक्लूड है? जो गुड्स सेल करता है। ओके, हु सोल्ड गुड्स एंड हु एग्रीज टू सेल द गुड्स। दोनों, जिन्होंने गुड्स सेल किए और जो गुड्स सेल करने वाले हैं, अभी एग्रीमेंट बनाइए, दोनों इंक्लूड है। बाय में कौन इंक्लूड है? हु बॉट गुड्स एंड हु एग्रीज टू बाय द गुड्स। क्लियर? उसके बाद में हमने पढ़ा था गुड्स का मतलब क्या है। गुड्स में क्या आता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो मूवेबल प्रॉपर्टी उसमें क्या आता है? ग्रास, क्रॉप, ठीक है, और थिंग्स अटैच टू अर्थ विच विल बी सीवियर्ड। सीवियर्ड मतलब क्या? सेपरेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब या तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही उसे कट किया जाएगा, बेचने से पहले ही कट किया जाएगा, या एग्रीमेंट में लिखा है कि जब देंगे तो पहले कट करके देंगे। अल्टीमेटली इंटेंशन क्या है कि जब उसे दिया जाएगा तो उसे कट करके दिया जाएगा, मतलब वो क्या बन जाएगा? मूवेबल बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? मूवेबल। क्लियर? कोई डाउट है? तो ये हमने किस में पढ़ा था? गुड्स में। ठीक है, गुड्स में करेंसी आ सकती है क्या? करेंसी आ सकती है क्या? नहीं। ठीक है, तो करेंसी ये गुड्स में नहीं आते, बट पुराने जो कॉइन्स होते हैं, ओल्ड कॉइन्स जो अभी नहीं चल रहा है, जो अभी करेंसी में नहीं आते, तो वो बेचे जाते हैं ना। बहुत सी बार एंटिक जो कॉइन्स होते हैं वो बेचे जाते हैं। तो ये जो एंटिक वाले जो कॉइन्स है या पुराने जो कॉइन्स है, ये गुड्स बन जाते हैं, या इसे गुड्स कहा जा सकता है। मतलब जो प्रेजेंट करेंसी है वो गुड्स नहीं होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि गुड्स, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स में मैंने दो चीजें बताई थी। गुड्स, फ्यूचर गुड्स कब कहे जाते हैं? या तो उस गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, या फिर उस गुड्स की ओनरशिप सेलर के पास नहीं है, मतलब वो किसी और के गुड्स है। मतलब सेलर ने आपको बोल दिया कि मैं आपको गुड्स परचेस करके बेच दूंगा, अभी मेरे पास गुड्स नहीं है, तो ऐसे केस में क्या हो गया? ये जो गुड्स है वो कौन से? फ्यूचर गुड्स है। बहुत सी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या होता है? फ्यूचर गुड्स मतलब क्या? जो बने नहीं है। ये क्या बात है? जो बने नहीं है उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर गुड्स। बट एक्चुअल में क्या है? फ्यूचर गुड्स बने नहीं वो भी फ्यूचर गुड्स है, जो बने नहीं वो भी फ्यूचर गुड्स है, प्लस कौन से फ्यूचर गुड्स है? जिसकी ओनरशिप सेलर के पास नहीं है। तो ये एग्जिस्टिंग कब बन जाएंगे? ये गुड्स एग्जिस्टिंग कब बन जाएंगे? बोलो, ये गुड्स एग्जिस्टिंग कब बन जाएंगे? फटाफट, एग्जिस्टिंग कब बन जाएंगे? जब वो मैन्युफैक्चर होंगे और जब उसकी ओनरशिप किसके पास आएगी? सेलर के पास। तो वो क्या बन जाएंगे? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग गुड्स है, आगे क्या होने चाहिए? वो अगर वो अनसर्टेन है तो क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएशन। याद है क्या? एप्रोप्रिएशन। अगर एप्रोप्रिएशन होता है तो गुड्स क्या बन जाते हैं? असर्टेन। और कुछ केस में आपको एप्रोप्रिएशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कौन से होते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। वो गुड्स को आप क्या करो? डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब ऐसी स्टेटस या ऐसी पोजीशन में रखो बायर आके इमीडिएटली गुड्स लेके जा सकता है, और बायर को इन्फॉर्म कर दो तो ओनरशिप किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी? बायर के नाम पे। क्लियर? ये हमने पढ़ा था। उसके आगे हमने क्या पढ़ा था? रिस्क। ठीक है, रिस्क किसके नाम पे होती है? मैंने बोला था रिस्क फॉलोज ओनरशिप, मतलब ओनरशिप जिसके पास है उसके नाम पे रिस्क रहती है। तो रिस्क कब ट्रांसफर होती है? उसके लिए ओनरशिप का कंडीशन देखना पड़ेगा। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जो हमने देखा, क्या देखा था? फ्यूचर गुड्स, बाद में वो एग्जिस्टिंग बनते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या हो? अनअसर्टेन, तो एप्रोप्रिएशन होगा, बाद में बनेंगे असर्टेन, बाद में डिलीवरेबल स्टेट, और बाद में क्या? नोटिस टू बाय। तो ये जो सीक्वेंस देखा था वो किसके लिए था? ओनरशिप। और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो क्या? रिस्क भी ट्रांसफर होती है। ओनरशिप के साथ साथ रिस्क ट्रांसफर होती है। और एक ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए मैंने बताया था कंडीशनल सेल, कि कुछ कंडीशन लगाई। कौन सी कंडीशन लगाई? पहले पैसे मिलेंगे तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो उस सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? तो उसके लिए दो चीजें देखनी पड़ती है आपको। कौन सी? क्या? पहला, वो जो रेगुलर ऊपर की प्रोसेस है वो तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्या? सिलेक्शन करना पड़ेगा, नोटिस टू बाय, डिलीवरेबल स्टेट, वो तो करना ही पड़ेगा, प्लस कंडीशन भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब पैसे नहीं आए बट सिलेक्शन हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर होगी? नहीं। सुना? पैसे आ गए बट सिलेक्शन नहीं हुआ तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी? नहीं। सिलेक्शन हुआ, पैसे नहीं आए, ओनरशिप ट्रांसफर होगी? नहीं। कंडीशनल सेल में वो जो रेगुलर प्रोसीजर है
प्लस कुछ कंडीशन लगती है। रेगुलर प्रोसीजर जो है वो तो है, प्लस एडिशनल कंडीशन लगती है, और तब जाके क्या बनता है कि वो सेल कंप्लीट हो जाता है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? ये हमने पढ़ा था रिस्क, मैंने बताया था कुछ एक्सेप्शनल केस में रिस्क ओनरशिप के साथ नहीं जाती है, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि निग्लिजेंस किसका है, जिसके पास पोजीशन है उसकी गलती से नुकसान हो गया, ये मैंने डिस्कस किया था पूरा, याद है? तो चलो कुछ बेसिक बुक्स से भी देख लेते हैं। मतलब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था क्या है, ध्यान दो, जितना हो सके उतना ट्राई करना कि हम लैंग्वेज ऐसी यूज करें जो मॉडल स्पेसिफाई करता है। मार्क्स उस चीज के मिलने वाले हैं, आप कैसे लिखते हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर है कैसे लिखते हो, ओके, जितना हो सके अभी से आदत डाल लेना कि मतलब क्या है कि लिखते वक्त भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लिखे जैसा मॉडल एक्सप्लेन करता है। जितना हो सके मेरे साइड से मैं रिवीजन लेते जाऊंगा, जैसे आने के बाद में मैंने रिवीजन ले ली, ठीक है, तो वो हम करते जाएंगे, उससे आपको दिमाग में बातें याद रहेगी, हाँ एग्जैक्टली क्या बोला था, ठीक है। बट थिंग इज दैट लिखते वक्त भी आप कोशिश करना कि नहीं वैसे लिखे जैसे बताया गया है बुक्स में, ठीक है। तो सभी के पास मॉड्यूल है जो आपको सीए इंस्टीट्यूट के पास से मिला हुआ है, वही मॉड्यूल चाहिए। अभी यहां पे देखना फर्स्ट पेज पे क्या है, बायर एंड सेलर, आपको बताया बायर कौन, बायर मतलब कौन, बायर मीन्स पर्सन हु बाइज गुड्स एंड और एग्रीज टू बाय गुड्स, जो पढ़ा था वही चीज है, हम रेफर करें क्या वही चीज है। सेलर मतलब कौन, सेलर मीन्स पर्सन हु सेल्स गुड्स, सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। The two term buyer and seller are complementary and represent two parties to the contract of sale. Underline करना, represents two parties to contract of sale. Two parties to contract of sale. Seller who sell goods और agrees to sell goods, याद रखना, क्योंकि ऊपर कहां से आ गए, सेल में ही दो चीजें इंक्लूड है। सेल में जो आज सेल हुआ वो भी इंक्लूड है, और जो सेल होने वाला है वो भी इंक्लूड है। भाई फ्यूचर में होने वाला सेल भी इंक्लूड है। आज सिर्फ एग्रीमेंट की और बोला 1 महीने बाद मैं ये गुड्स तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये भी इंक्लूड है। समझ आ गया? आज आप मुझसे एग्रीमेंट करते हो और उसके ऊपर साइन लेके जाते हो कि तुम 15 दिन में मुझे इतने गुड्स दोगे, 15 दिन के बाद, आज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुए, 15 दिन के बाद में ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली है, तो ये जो एग्रीमेंट आज बनी उसमें लॉजिकली देखा जाए तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो इसे सेल मानना है या नहीं मानना है? मानना है। क्यों? क्योंकि सेल इंक्लूड्स एग्रीमेंट टू सेल। अभी क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, क्वेश्चन अभी जो मैंने पूछा उसी टाइप से आ जाएगा, ठीक है क्या, कि मतलब वहां पे क्या है कि एक्स इज द पर्सन, ठीक है, ही एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद वाई, ठीक है, फॉर परचेस ऑफ गुड्स ऑन 15th ऑफ मार्च 2019, ऐसा लिखा जाएगा, या 2020 जो भी डेट दी जाएगी, ठीक है, आज की डेट कौन सी है वो भी बताया जाएगा, ठीक है। ऑन फर्स्ट मार्च 2020, मतलब एक ही डेट समझ के चलो, 15 मार्च 2020, उस दिन क्या होने वाला है, गुड्स देने वाले, और 1 मार्च 2020 को क्या क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट की कि 15 दिन बाद गुड्स सेल होंगे, ठीक है। नाउ इन दिस केस, ठीक है, दिस एग्रीमेंट विच इज मेड ऑन 1 मार्च 2020, ठीक है, ये एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट कैन बी ट्रीटेड एज सेल और नॉट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? तो आप लिखोगे ऐसा, यस वो नहीं, आप जाके वहां पे यस लिख के आओगे क्या, मतलब आपको क्या मतलब इंस्टीट्यूट ने प्रपोज किया है, हाँ यस यस, ऐसे कौन आंसर है, बोलना पड़ेगा। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कैसे और क्या लिखोगे, ये आता है बट वहां पे लिखना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि पेपर देख के, आपको ही बोला था ना, पेपर देख के वो एग्जामिनर को आपको आपका उस पेपर में चेहरा दिखने वाला है, बोला था ना आपको, ये बोला था शायद से मैंने। और वो चेहरा वहां पे क्या है कि जैसे बॉलीवुड के मूवीज में होता है कि पेपर देख लिया, उसमें क्या है कि वो लेटर जिसने लिखा, वो लेटर लिखने वाले का चेहरा दिखता है, वो रो रहा है, वो सभी दिखाई देता है, उसके इमोशंस बाहर आए। तो आपके इमोशन, आपके पढ़ाई, उससे कुछ भी नहीं दिखने वाला वहां पे, ओके। वो सिर्फ एक ही बात पे जज करने वाला है, आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, इतना ही। इस वजह से क्या लिखोगे वो उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपने पढ़ाई की है सच में, तो आपके लिखने में दिखनी चाहिए,
लिखाई में दिखनी चाहिए, नहीं तो उस पढ़ाई को कोई मतलब नहीं बचेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के लिए। ठीक है, तो बोलो क्या लिखोगे? पहले क्या लिखेंगे? यस नो ऐसे आंसर नहीं देने, वो सबसे लास्ट में। कभी भी याद रखना, कभी भी कोई केस आती है तो डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए, डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए। पहले क्या लिखोगे? आप कौन सा एक्ट रेफर करो? एक्ट कौन सा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, ईयर बोलो 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, उसके आगे क्या लिखोगे? चलो फटाफट, उसके आगे क्या लिखोगे? हाँ, उसके आगे क्या लिखोगे? ठीक से सुनना, कैसे लिखना है वो भी तरीका होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं, उसके ऊपर भी मार्क्स डिपेंडेंट होते हैं। तो लिखने का तरीका कैसा होगा? क्या क्या लिखोगे? पहले आप बेस बताओ कि आपने ये ओपिनियन क्यों बना लिया। नीचे जो आंसर आप दे रहे हो ना, यस यस, ये जो यस लिखने वाले हो, उस एस के पीछे बैकग्राउंड क्या है ये पहले बता दो। पहले तो आपको खुद का ओपिनियन देना है क्या? हाँ या ना? खुद का ओपिनियन देना है क्या? नहीं, स्ट्रिक्टली खुद का ओपिनियन नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट बोलेगा आप होते कौन हो ओपिनियन देने वाले? ठीक है, आपको क्या करना है, आप ध्यान दो, आपका लॉ क्या बोल रहा है उस बेसिस पे आप आंसर दे दो। आपका खुद का कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ठीक है, खुद की वर्डिंग नहीं चाहिए। लॉ क्या बोल रहा है? ठीक है, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल इंक्लूड्स, ठीक है, सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। पहली प्रोविजन आ गई, आप परफेक्ट पॉइंट पे हो। कुछ यहां वहां का लिख दिया? नहीं, लिखना नहीं यहां वहां का, नहीं तो बीकॉम स्टाइल में वहां पे क्या कि 5 मार्क के लिए 2 पेजेस भर के आ गए। नहीं, ऐसा होता है, मैं क्या बोल रहा हूं जो वो सही बात है। मतलब आपने अगर आधा पेज का आंसर लिखा 5 मार्क के लिए, तो आपके दिल से ये ऐसी आवाज आती है कितना कम लिख रहा है साले। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं मतलब 5 मार्क के लिए 1 पेज लिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट। क्या? सेल इंक्लूड्स, ओके, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मैं नहीं बोल रहा, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल इंक्लूड्स व्हाट? सेल इंक्लूड्स सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। Whereas सेल मीन्स इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओके, वही लिख रहा हूं जो लॉ बोल रहा है। सेल मीन्स इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड एग्रीमेंट टू सेल मीन्स ओके एग्रीमेंट एंटर्ड और एग्रीमेंट मेड टू ट्रांसफर ओनरशिप इन फ्यूचर, टू ट्रांसफर ओनरशिप इन फ्यूचर। ये हो गई जो लॉ बोल रहा है। इतना ही लॉ बोल रहा है ना इसके बारे में, क्लियर? उसके आगे आपने क्या करना चाहिए? यू शुड डिस्कस कि केस क्या बोल रहे। केस में क्या बोला था? ठीक है, मिस्टर एक्स एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट ऑन 1 मार्च 2030, वही लिखना है। वही मतलब एग्जैक्टली वही नहीं, अभी आप जो डिस्कस करना चाहते हो वो लिखना है। केस स्टडीज आए थे लास्ट टाइम, बहुत आए थे ना? समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूं? समझ में आया कैसे लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर वहां पे ठीक से लिखते नहीं हो तो मार्क्स नहीं मिलते। इवन तो आपको लगे कि नहीं मुझे आता था, पेपर मैंने लिखा, ठीक है, फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहा है। ऐसा शायद से कुछ लोगों के साथ लॉ में हो गया होगा कि पेपर तो अच्छा था, आता भी था, बट मार्क्स देके तो ऐसा हो गया है क्या मतलब इंस्टीट्यूट ने कुछ तो भी गलत दे दिया। ऐसा नहीं है, आपने लिखा ठीक से नहीं होगा। ठीक है, थ्योरी या केस स्टडी लिखने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, उसमें क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स पता है क्या? जनरली एज पर माय ओपिनियन, ओके, ऐसा ये क्या है मतलब? आपको क्या करना है? स्टिक टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ, देन एक्सप्लेन इट, एंड देन इन द लास्ट यू शैल गिव द कंक्लूजन। एंड में कंक्लूजन देना। कुछ लोग स्टार्टिंग में यस दिस इज ओके, दिस इज एग्रीमेंट टू सेल, दिस इज सेल, ओके, ऐसा डायरेक्टली करते हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो पहले मैंने प्रोविजन बताई, समझ में आ गया। दूसरा क्या? ठीक है, इन द गिवन केस क्या? मिस्टर एक्स एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट ऑन 1 मार्च 2020, ओके, टू सेल द गुड्स और टू परचेज द गुड्स ऑन 15 मार्च 2020। ठीक है, सो अंडर दिस एग्रीमेंट ही एग्रीड टू परचेज गुड्स इन फ्यूचर, ओके, एंड एज पर अबव डेफिनेशन is if agreement is entered for future sale, this is also treated as sale. और लास्ट में लिख दो therefore we can treat this agreement as sale as per sale of goods act.
ये प्रॉपरली आना ही चाहिए, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। ज्यादा लिखना ऐसा कुछ भी नहीं, कितना लिखना कोई नहीं, ठीक है। अगर उसके प्रोविजन से कम है, अगर वो 7-8 लाइन में हो गया, आधे पेज में हो गया, तो आधा पेज ही लिखो। क्लियर? आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि नहीं मैंने पूरा लिखना चाहिए, 5 मार्क के लिए इतना लिखना चाहिए, तो आप क्या करते हो, नीचे के पॉइंट जबरदस्ती लिखते हो, ठीक है, ऊपर के पॉइंट को क्या करते हो, घुमाते हो। Therefore this is called as this and that's why this is called as that, ठीक है। वो एग्जामिनर को मतलब यहां पे एग्जामिनर के क्या लिखा है, मतलब वो मामू है क्या वो, ओके। वो चेक करने वाले को समझ में नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो, ठीक है। इसमें 2 चीजें होती है, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दो। इसमें 2 चीजें होती है, एक तो आपने अननेसेसरी लिख के आपका टाइम वेस्ट किया, जिसमें आप लास्ट का क्वेश्चन जो छोड़ के आते, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता ना। कितने लोगों को लॉ में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आया, टाइम कम पड़ा, बहुत से लोग हैं। एक्स्ट्रा जो लिखा, नहीं सही बात है, एक्सेप्ट कर लो जो भी गलतियां है, जब तक आप गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। जो भी आपने एक्स्ट्रा लिखा, याद कर लो कुछ तो भी आपने एक्स्ट्रा लिखा होगा, वो अगर लिखा नहीं होता ना तो लास्ट में टाइम बचता। समझ आया? अननेसेसरीली चीजें लिखनी नहीं है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये सिर्फ मैं लॉ के लिए नहीं बोल रहा हूं, आगे सीए में सभी के लिए। सीए में आ गए हो ना, जितना रिलेवेंट है वो परफेक्टली लिख के आओ, ओके, उतना लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले। उल्टा मैंने तो जितना देखा है ना, जो लोगों को अच्छे मार्क्स आ गए, मैं उनसे पूछता रहता हूँ तुमने कैसे लिखा, क्या लिखा, मतलब एक ऑब्जर्वेशन के लिए। एज एन टीचर मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो वहां पे मुझे पता चलता है कि जिसने एक पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक लिखा है, ठीक है, उसको जनरली मार्क्स ज्यादा मिल गए, ठीक है। तो वो डिस्कशन चलेगा ही, लिखना कैसे वो डिस्कशन चलेगा ही, और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि पढ़ के भी बातें समझ में आ सकती थी, ऐसा नहीं था कि समझ में ही नहीं आती, टीचर ने और उसे आसान बना दिया। बट थिंग इज दैट वो चीजें आप अगर एग्जाम में लिख नहीं पाए तो ये सभी पढ़ाई का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। कितना भी 14 घंटे पढ़ाई करो, 16 घंटे पढ़ाई करो, फिर भी स्टूडेंट्स पास नहीं होते सीए में। ऐसा देखा है, देखा होगा। क्यों पास नहीं होते? मतलब उन्होंने इतना नॉलेज है, और उनसे पूछ लो, मतलब मुझे कुछ पता है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जिनको ऑडिट जो है वो ऑडिट ऐसा सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, उनको अगर पूछा कि यहाँ इसमें क्या लिखा है, सब कुछ आता है, ठीक है, फिर भी वो ऑडिट में कितना लाते हैं, 40-45। मतलब मुझे भी शौक होता है, मतलब लगता है ना कि ऐसे कैसे, ठीक है। तो राइटिंग ये फैक्टर कहीं ना कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको क्या बोला है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, कहीं पे केस स्टडी पढ़ोगे, पहले आप खुद का आंसर बनाओगे, बोला है ना आपको मैंने, खुद का आंसर बनाओगे, एंड देन यू विल कंपेयर योर आंसर विद सजेस्टेड। तो आपको पता चलेगा कि कहां पे गलतियां हो रही है। ये आपके साइड से भी शो रखना है, मैं तो बता दूंगा, मैं तो उसके बारे में गाइड करूंगा ही, प्लस आपके साइड से भी वो बातें कंटिन्यू रखनी है। नहीं तो सिर्फ मैं, देखो कितने दिन लेक्चर चलेगा उसमें कितनी बार बोलूंगा, बट आप कितनी बार पढ़ाई करोगे, आप बहुत सी बार वो चीजें देखोगे, तो आपने खुद अगर आदत डाल दी ना कि नहीं ये पढ़ लिया, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, मैं खुद सोच लूं, बाद में आंसर देख लूं, तो हर बार जो भी गलती होती है आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर थोड़ा थोड़ा करके आपका क्या हो जाएगा, परफेक्शन आने लगेगा, कि नहीं आप वैसा लिखने लगोगे जैसा एक्सपेक्टेड है। ये चीजें एक दिन में डेफिनेटली नहीं आती है, क्लियर। डिप्रेस भी मत होना, आपने पहली बार किया नहीं आया करेक्ट, 2 बार किया नहीं आया करेक्ट, बट ऐसा आप 7-8 दिन तक करते हो, 7-8 दिन के बाद में इंप्रूवमेंट देखना कि नहीं आप लिखना जो है, आपके लिखने में कितने चेंजेस आ गए। समझ आ गया, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, गुड्स क्या है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अंडरलाइन करना, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। उसमें क्या आता है, स्टॉक एंड शेयर्स भी आते हैं। स्टॉक मतलब क्या, ये जो शेयर्स एंड सिक्योरिटी में पता है क्या, शेयर्स एंड स्टॉक, शेयर्स को जब बंच में कन्वर्ट किया जाता है, शेयर्स इक्विटी शेयर्स, उसको जब बंच में कन्वर्ट किया जाता है उसे कहा जाता है स्टॉक। ये आपने पढ़ा होगा शायद से, 12th में हो गया, ठीक है। तो स्टॉक भी इंक्लूड है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be severed, which are agreed to be severed। severed का मतलब क्या, जिसे सेपरेट किया जाएगा, ठीक है, किससे, वो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, जमीन से, उससे सेपरेट किया जाएगा। which are agreed to be severed before sale, सेल होने से पहले, और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल,
या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखा हुआ है क्या कि जब देंगे कट करके देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या, गुड्स। फिर से बोलो, गुड्स में क्या क्या आता है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ, आवाज, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड, नॉट एप्लीकेबल किसके लिए? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। इंक्लूड क्या है? स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर agreed to be severed before sale or under contract of sale। क्लियर? वो गुड्स है। तो गुड्स का जब आ गया, कोशिश करना कि ऐसे लिखे। मैं क्या बोल रहा हूं, 100% आएगा ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं, बट कोशिश तो करो ना कि ऐसा लिखूं मैं। सुनो आ गया? आगे आगे, दिस इज वाइडर डेफिनेशन देन कंटेंट इन द इंग्लिश लॉ। ठीक है, जिसमें डज नॉट, उसमें स्टॉक जो है, स्टॉक और शेयर्स गुड्स में नहीं आते इंग्लिश लॉ में। व्हाई ऑलवेज आवर लॉज आर कंपेयर्ड विद द इंग्लिश लॉ? शायद से ये पता है होगा ना। देखो अपने यहां पे जितने लॉज है, मैक्सिमम लॉज जो है वो इंग्लिश लॉज से लिए गए। सिंपल रीजन है, क्योंकि पहले यहां पे अपने देश पे किसने राज किया था? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो अंग्रेजों ने राज किया था, तो उन्होंने उस वक्त वो लॉज अप्लाई किए थे। अभी उनके जाने के बाद में सभी लॉज चेंज करते, वो सही नहीं था, तो उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए और वही लॉज कंटिन्यू कर दिए। इस वजह से उनके टाइम पे क्या था या उनके वहां पे क्या है, अपने यहाँ पे क्या है, ये जनरली देखा जाता है, क्योंकि वही लॉज कंटिन्यू किए गए हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो वहां पे नहीं था और उसमें उनके यहाँ पे शिप इंक्लूड था। एक्शनेबल क्लेम्स पता है क्या क्या था? अनसिक्योर्ड लोन व्हिच यू कैन रिकवर बाय टेकिंग एक्शन, एक्शन लेके। तो गुड्स का मीनिंग बताया चार्ट्स में। एग्जिस्टिंग गुड्स बोलो, आर सच गुड्स एज आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दोज ओन एंड परचेज बाय द सेलर। अंडरलाइन करना, ओन एंड परचेज बाय द सेलर। याद है फ्यूचर गुड्स का दो चीजें बताई थी, क्या थी फ्यूचर गुड्स की? जो मैन्युफैक्चर, फ्यूचर गुड्स की जो मैन्युफैक्चर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, और प्लस ओके वो तो मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, वो एक अलग कंडीशन। और दूसरा क्या होना चाहिए? सेलर की ओनरशिप में भी होना चाहिए, तब जाके वो एग्जिस्टिंग गुड्स बनता है। इस वजह से यहां पे क्या लिखा है? ओन एंड परचेज बाय द सेलर। क्लियर? आगे, एग्जिस्टिंग गुड्स के कुछ टाइप्स है। स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है बोलो? याद है मेरे पास 2 बाइक है, मैंने बोला एक बाइक सेल करनी है उसमें से। अब ये जो 2 बाइक है उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो अभी 2 बाइक कौन से है? अनअसर्टेन। 2 बाइक क्या है? अनअसर्टेन। उसमें से एक सिलेक्ट करोगे तो असर्टेन। मेरे पास एक ही बाइक है, मैंने बोला कि वो बाइक मुझे सेल करनी है, तो कौन सा है? स्पेसिफिक। वहां पे सिलेक्शन के लिए कोई ऑप्शन या मतलब क्या है, ज्यादा स्कोप ही नहीं है, एक ही है ना। तो यहां पे देखो, एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स, फाइनली डिसाइडेड। तो जहां पे आपको सामने 4-5 ऑप्शन है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो क्या है? अनअसर्टेन। और जहां पे स्पेसिफिक है कि नहीं यही है, तो उस केस में वहां पे क्या है? सिंपली याद रखना। ठीक है, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, क्या समझा? आए बताना नहीं तुम्हें क्या करना है। ठीक है, यहां पे कोई शादी करके नहीं देने वाला मैं कि यहाँ पे तुम्हारी चॉइस से शादी करके दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आपको क्या लगता है कौन सी कैटेगरी में आता है? लव मैरिज स्पेसिफिक में, और अरेंज मैरिज अनसर्टेन। उसमें से एक चूज करोगे और शादी कर लोगे जो भी वहां पे। ठीक है, क्या गलत बोला मैंने? सही है ना? ठीक है, इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है? ठीक है, हाँ ठीक है, स्पेसिफिक अनसर्टेन, उसमें से सिलेक्शन करोगे असर्टेन। गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असर्टेन अनसर्टेन की बात कर रहा हूं। समझ आ गया? ठीक है, नहीं तो आप आगे जोड़ोगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो वो नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी सिर्फ क्या बोल रहा हूं? अनसर्टेन एंड स्पेसिफिक। ठीक है, लव मैरिज जो है उसमें हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक। अरेंज मैरिज में अनसर्टेन होता है। ठीक है, मेरे लिए स्पेसिफिक हुआ, मतलब मुझे लाइफ टाइम ये अफसोस रहेगा कि मुझे कहीं पे जाके पोहे खाने के लिए नहीं मिला। ठीक है, मतलब लड़की देखने के जाने का चांस ही नहीं मिला। हाँ, चाह पोहे, हाँ हो जाते हैं, लड़की देखने के लिए जाते हैं।
अरे क्यों मतलब क्या, लव मैरिज कितनी देर से बोल रहा हूँ अभी, लव मैरिज मतलब उनके घर पे थोड़ी ना जाओ देखने के लिए फिर से, ठीक है। हाँ तो हाँ चलो कंट्रोल। हाँ ए हैड 5 कार्स, फटाफट बता दो 5 कार है उसके पास, ये क्या है? अनअसर्टेन, मतलब देख के पता चलना चाहिए अनअसर्टेन है बराबर। ही एग्रीड टू सेल फिएट कार, उसमें से फिएट कार एग्रीड है, मतलब अभी एक सिलेक्ट हो गई ना, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये असर्टेन हो गया। लेकिन पहले से उसने बोला, देखो पहले से ही उसने बोला कि नहीं मुझे फिएट ही सेल करनी है, पहले से ही, पहले कोई 5 में से एक ऑप्शन नहीं था, पहले से उसने बोला कि मुझे फिएट कार ही सेल करनी है, वो क्या हो जाता? स्पेसिफिक, ठीक है, वो क्या हो जाता? स्पेसिफिक, ठीक है। बाद में असर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड मतलब क्या? जिसे पहचाना है, जिसे अलग निकाला है, जिसे ढूंढा, पहचाना, निकाला, ठीक है। आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पहले देखो जब आपने एग्रीमेंट बनाया उस वक्त वो गुड्स क्या आते हैं? अनअसर्टेन। बाद में आपने क्या किया? एप्रोप्रिएशन मतलब सिलेक्शन, तो उस वक्त तो गुड्स क्या बन गए? अनअसर्टेन, सॉरी हाँ असर्टेन। और जिस दिन एग्रीमेंट था, बन रहा था, उसी वक्त ही क्लियर था ये गुड्स है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एग्रीमेंट जिस दिन बन रहा था उसी दिन ये क्लियर था ये गुड्स है, तो ये कौन से गुड्स है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पहले से ही पता है ना, स्पेसिफिक मतलब क्या? पहले से क्लियर कि यही मिलेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि मुझे बाइक सेल करनी है, इन बाइक में से कोई भी एक ले लो, तो ऐसे केस में वहां पे क्या हो जाता है? ये एग्रीमेंट बनते वक्त क्या था? अनअसर्टेन। मैं सिंपली आपको बता दूं, ध्यान देना, ये लिख के लेना कहीं पे ही, वहां पे कहीं पे लिख के लेना। देखो एग्रीमेंट टू सेल, पहले से ही सिलेक्टेड है। एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, उससे पहले से ही सिलेक्टेड है, तो बोलो क्या है ये? अरे पहले से ही सिलेक्टेड है तो क्या है? स्पेसिफिक। अगर एग्रीमेंट बनते वक्त तो सिलेक्टेड नहीं थे, नॉट सिलेक्टेड, तो क्या कहेंगे? लिखो अनअसर्टेन, अनअसर्टेन, राइट। और बाद में सिलेक्ट हो गए, लिखा है, सभी लिख लो, ये इससे एग्जैक्टली क्लियर होता है। हाँ नहीं, अगर पहले अनअसर्टेन हो, जिस दिन एग्रीमेंट बना उस दिन सिलेक्टेड नहीं थे, तो कितो कहते हैं? अनअसर्टेन। और बाद में सिलेक्शन किया तो असर्टेन, और पहले से ही एग्रीमेंट बनने से पहले से ही सिलेक्टेड थे। अगे अभी आप देखो, स्पेसिफिक असर्टेन का मत सोचो, आप एग्रीमेंट करो, एग्रीमेंट के दिन आपने गुड्स आइडेंटिफाई किए थे क्या? अगर हाँ किए थे तो क्या मानो उसे? स्पेसिफिक। और उस दिन एग्रीमेंट आइडेंटिफाई नहीं किए थे तो वो क्या थे? अनअसर्टेन। उस दिन अनअसर्टेन थे ना, और बाद में आपने उसे सिलेक्ट किया तो अनअसर्टेन का क्या हो गया? अभी असर्टेन। समझ गया? इस वजह से मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिया। एग्रीमेंट के दिन क्या स्टेटस है? एग्रीमेंट के टाइम पे सिलेक्टेड है तो स्पेसिफिक, एग्रीमेंट के टाइम पे सिलेक्टेड नहीं है तो अनअसर्टेन, और बाद में सिलेक्ट किए तो असर्ट। समझ आ गया? ये डायग्राम समझ में आ गया? क्लियर? तो ascertain goods are those goods which identified in accordance with the agreement after the contract, after, समझा क्या? आफ्टर, बाद में सिलेक्ट किए, बाद में सिलेक्ट किए, क्लियर? बाद में सिलेक्ट किए, क्यों? क्योंकि उस दिन, जिस दिन एग्रीमेंट बना, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना, उस दिन वो सिलेक्टेड नहीं थे, इसी वजह से वो अनअसर्टेन कहे गए थे। अभी उसे सिलेक्ट किया तो क्या हो गया? असर्टेन बन गए। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट? आप पहले, बहुत सी बार ऐसा होता है कि पहले वहां पे क्या है कि आप दुकान में जाके एक लड़के से ऑर्डर कर देते हो कि इतने गुड्स, मतलब क्या है कि शुगर चाहिए, 5 किलो शुगर चाहिए,
वह पैसे भी दे दिए, बहुत सी बार के काउंटर पे पैसे भी पे कर दिए, बाद में आप कहां पे जाते हो, पैसे पे कर दिए मतलब एग्रीमेंट हो गया कि आप परचेस करना चाहते हो। बाद में आप कहां पे जाते हो कि जहां पे वो पैकिंग करता है वहां पे जाते हो, वो क्या करता है, वो शुगर निकालेगा, पैक करेगा, आपके सामने रख देगा। अभी जिस वक्त मैंने पैसे दिए उस वक्त गुड्स सिलेक्टेड थे क्या? नहीं। क्या थे वो? अनअसर्टेन। और बाद में क्या किया, पैसे देने के बाद में उसने वो गुड्स निकाल के वहां पे क्या पैक कर दिए, अभी हो गए असर्टेन। अभी उल्टा सोचो, आप बड़े मॉल में चले गए, आप क्या करते हो, गुड्स पहले लेके आते हो और काउंटर पे खड़े हो जाते हो और ये कहते हो ये मुझे चाहिए। मतलब जिस वक्त एग्रीमेंट बन रहा है उसी वक्त ही वो सिलेक्टेड है ना, ये गुड्स कौन से है, स्पेसिफिक। छोटी दुकान में क्या है, पहले पैसे देते हो, बाद में क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। और बड़े जो मतलब क्या है कि हम क्या कह सकते हैं, मॉल्स है, ओके, या मतलब क्या है कि मार्केट है, वहां पे क्या करते हो, पहले सिलेक्ट करके लाते हो और बाद में देते हो। तो पहले से ही सिलेक्शन है, मतलब क्या, स्पेसिफिक। और सिलेक्शन बाद में हुआ, पहले डिसाइड हो गया सेल करना है, तो कि ये क्या है, तो असर्टेन। समझा भी फर्क क्या है? कोई डाउट है? नो, आगे। अनअसर्टेन क्या, आर द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों की डेफिनेशन इतने में आपको मिल जाएगी, इतने डायग्राम में। एग्रीमेंट, बोलो एग्रीमेंट, ध्यान दो, एग्रीमेंट उस दिन सिलेक्शन नहीं है, बोलो क्या, अनअसर्टेन। उससे पहले ही सिलेक्शन हुआ, स्पेसिफिक, उसके बाद में सिलेक्शन हुआ, असर्टेन। समझ आ गया? अगर जिस दिन एग्रीमेंट बन रहा है उस दिन सिलेक्शन नहीं था, अनअसर्टेन। हाँ ठीक है, मुझे बोलने तो दो, मुझे पता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी अनअसर्टेन वो ठीक है, अभी उस दिन सिलेक्शन नहीं था, मतलब ये अनअसर्टेन थे, आपने बोला। अभी वो सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है, सोच के बताना। गुड्स जब तक सिलेक्टेड नहीं तब तक सेल हो सकते क्या? नहीं हो सकते, मतलब एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। लेकिन गुड्स अगर पहले से ही सिलेक्टेड है तो ये एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है या फिर सेल भी हो सकता है ना, वो बेच भी सकते हैं सिलेक्टेड हो पहले से। मतलब कभी भी याद रखना, अनअसर्टेन गुड्स का क्या होता है, पहले एग्रीमेंट टू सेल ही होता है, ठीक है। और गुड्स सिलेक्टेड हो तो उसका एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। डन। आगे आगे, फ्यूचर गुड्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एग्रीमेंट टू सेल। क्यों? इट इज ऑलवेज एग्रीमेंट टू सेल। व्हाई? क्योंकि गुड्स अभी तक बने नहीं है, मतलब सिलेक्टेड होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। इसमें हमेशा फ्यूचर गुड्स की क्या बनती है, एग्रीमेंट टू सेल। सेल हो सकता है? नहीं, फ्यूचर गुड्स का सेल अभी नहीं हो सकता, एग्रीमेंट टू। इट इज नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज, अंडरलाइन करना, इट इज नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज अ मैन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। जो है ही नहीं वो क्या देंगे, ठीक है, वो बाद में आएगा। जिसके पास वो नहीं है वो नहीं दे सकता, वो बाद में आएगा, ठीक है। वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में आने वाला है, जिसके पास वो नहीं है वो नहीं दे सकता, बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास वो है तो आप पक्का वो दे सकते हो, अगर सिंपल है। अगर आपके पास डिफेक्टिव ओनरशिप है, अरे ऐसे ही, मतलब आगे डिफेक्टिव टाइटल बोला है, पता ना डिफेक्टिव टाइटल मतलब डिफेक्टिव ओनरशिप क्या होती है। डिफेक्टिव ओनरशिप क्या होती है? डिफेक्टिव ओनरशिप मतलब कहीं से वो गुड्स चुरा के लाए, ठीक है, और बेच रहे हो, तो आपके पास ओनरशिप जो है वो वहां पे वैलिड नहीं है। तो ऐसे केस में आप आगे क्या ट्रांसफर कर सकते हो? अगर आपके पास डिफेक्टिव ओनरशिप है तो आगे भी आप डिफेक्टिव ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। समझ में आ गया? जिसके पास वो नहीं है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, जिंदगी का सच है, ठीक है। और जिसके पास वो है वो दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे, इसे प्रैक्टिकल लाइफ में मत सोचना, साइंस बहुत आगे चला गया है, ठीक है। आगे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ मत जुड़ना इससे बिल्कुल भी, साइंस बहुत आगे गया है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, तो यहां पे क्या,
ध्यान देना, दो कंडीशन है फ्यूचर गुड्स के लिए लिखना। आप आगे क्या करने वाले हो वो सोचो, आप नोट्स में से रेफर करने वाले हो या बुक ही देखने वाले हो। बुक ही देखने वाले हो तो वहीं पे ही लिख देना, मतलब वो पॉइंट्स मिल जाएंगे वहीं पे ही, ठीक है। आपका जो स्टडी पैटर्न वहां पे क्या लिखना है, क्या लिखना है, दो चीजें। पहला क्या, उन्होंने सेंटेंस में दिए, मैं आपको अलग कर रहा हूं, क्या फ्यूचर गुड्स, गुड्स नॉट आगे कंटिंजेंट गुड्स, क्या होता है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या, डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, मतलब आज सर्टेन नहीं है, शायद से हो सकता है या नहीं भी हो सकता। क्लियर। तो ऐसे गुड्स जो शायद से फ्यूचर में आ सकते हैं या मिल सकते हैं। अभी ध्यान दो, यहां पे क्या हो गया कि जैसे कि ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ए को कुछ गुड्स चाहिए स्पेसिफिक, वो बी के पास जाता है, बी बोलता है ये गुड्स यहां से नहीं मिलेंगे, वो बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, मतलब बाहर से मतलब इंडिया के बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी केस में बी ए को बोलता है तुम अगर एडवांस देते हो तो मैं मंगवा लेता हूं, मतलब तुम अगर बोल दो कि तुम्हें चाहिए तो मैं मंगवा लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट वो गुड्स आएंगे तब दे पाऊंगा मैं, मेरे पास गुड्स नहीं है। तो उसने कंडीशन डाल दी, क्या कंडीशन डाल दी, गुड्स आने के बाद में मैं तुम्हें सेल कर सकता हूं, ठीक है। तो उसने क्या किया, आगे बी ने ऑर्डर की, ठीक है, फॉरेन कंट्री में जहां पे भी वो गुड्स मिलते हैं वहां पे उसने ऑर्डर की। क्लियर। अभी वहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, शिप ये अपनी है, ये अपनी क्या है, टाइटैनिक है, ठीक है। जो भी है डूब जाएगी, वो आगे का देख लेंगे, ठीक है, व्हाटएवर, चाय का कप है, जो समझना है, हाँ ठीक है, टाइटैनिक है ऐसा समझो, ठीक है। हाँ टाइटैनिक है, याद है ना टाइटैनिक का सीन, मैं वो सीन बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है। हाँ अरे बहुत ही खुश हो गए तुम दोनों को आगे बुला के वो सीन करने के लिए बोलूंगा हाँ अरे वो नहीं, क्या रोमांटिक, क्या वो गाना वगैरह लगा है, वो ऐसे मतलब क्या है कि किस पे जाके खड़े रहते हैं, ड्रिल पे आगे, हाँ तो वहां पे जाके खड़े रहते हैं, वो वाला सीन बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये शिप जो है वो वहां पे आ गई तो गुड्स दूंगा। अभी यहाँ पे ये शिप आने के ऊपर डिपेंडेंट है, गुड्स आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब कुछ कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, वो कौन से गुड्स के ऊपर बना है, कंटिंजेंट, मतलब जो शायद से आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते, जो अभी डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर। क्लियर। तो ये भी गुड्स क्या हो गए, ये भी फ्यूचर गुड्स ही हो गए ना, फिर समझ आ गया, ये भी अभी भी क्या है, फ्यूचर गुड्स ही है, क्योंकि सेलर के पास ही अवेलेबल नहीं है। तो इसका सेल हो सकता है, एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, एग्रीमेंट टू सेल, अभी सेल नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ अभी एग्रीमेंट कर सकते कि फ्यूचर में सेल करेंगे। समझ आ गया, कोई डाउट है, ठीक है। तो द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स, अंडरलाइन करना, डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन कंटिन्यूंसी, अनसर्टेन इवेंट, मतलब क्या, अनसर्टेन इवेंट आर कॉल्ड एज कंटिंजेंट गुड्स। तो इसका क्या बनता है, इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है क्या, नहीं, तो इसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, फ्यूचर में। तो अभी क्या कर सकते हो, एग्रीमेंट टू सेल, वहां पे लिख देना ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर, ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर, देयरफॉर इट इज एग्रीमेंट टू सेल। बाद में
डिलीवरी, डिलीवरी मतलब क्या? डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। वॉलंटरी, ओके, वॉलंटरी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वॉलंटरी? हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बोलो ना। अब मुझसे कब से डरने लगे? हाँ बोले। हाँ, वॉलंटरी का मतलब क्या है? खुद के मन से, खुद की इच्छा से, ठीक है, वॉलंटरी, ठीक है। तो खुद की इच्छा से, खुद के मन से जब कोई पोजीशन ट्रांसफर करता है तो उसे डिलीवरी कहा जाता है, ठीक है। आप अगर किसी के गुड्स चोरी करके लाते हो तो उसे गुड्स डिलीवर हो गए, ठीक है, ऐसा मतलब। या किसी के मतलब मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी के पास से पैसे गिर गए और आपने उठा लिए, या किसी के गुड्स गिर गए आपने ले लिए, तो ये डिलीवरी नहीं हो सकती। इस वजह से वर्ड क्या है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। वॉलंटरी मतलब क्या? खुद की इच्छा से ट्रांसफर किया पोजीशन, तो डिलीवरी होता है। अभी पोजीशन आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? नॉट नेसेसरी कि वो गुड्स देने ही चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। हाथ में वहां पे कह के आपने दे दिए या उसके शॉप में जाके डिलीवर कर दिया, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली कार है, कार का क्या कर सकते हो? कार आपको घर पे जाके देने की जरूरत नहीं। अभी आप यहां पे हो, वो भी सामने है, कार कहीं और लगी है, आप उसकी चाबी दे दो, चाबी दे दो, वो बाद में कलेक्ट कर लेना। मतलब अभी उसके कंट्रोल में आ गए गुड्स। चाबी दे दी मतलब क्या हो गया? कंट्रोल में आ गए। क्लियर? तो इसे क्या बोलते हैं? गुड्स देने के बदले में गुड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ दे दिया, कुछ वहां पे क्या है कि टोकन दे दिया, तो ऐसे केस में उसे क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल में क्या होता है? सच में गुड्स यहां से वहां पे मूव होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में। सिंबॉलिक में क्या होता है? उसके बदले में हम क्या देते हैं? टोकन देते हैं, कुछ सिंबल देते हैं, जैसे चाबी दे दी। ओके, और तीसरा वहां पे क्या हो सकता है? हम डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तीन तरह की डिलीवरी, वन इज एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। अभी यहां पे ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। अभी यहां पे देखो, ये मान लो, क्या मानना है मेरा? झूठ। ये मान लो क्या है? अंदर गुड्स है, हाँ, ठीक है। यहां पे अपना, हाँ, ठीक है। ओके, हाँ, एकदम जीरो फिगर वाला वॉचमैन है, हाँ, ठीक है। तो जो भी है, ठीक है, हाँ। क्या बोलते? जीरो फिगर, हाँ, जीरो फिगर वाला वॉचमैन है वहां पे, ठीक है। ये संभाल रहा है इस गोडाउन को। यहां पे सेलर और बायर, इन दोनों की बातें चल रही, डिस्कशन चल रहा है, बार्गेनिंग चल रही। मतलब मे बी ये कुछ और प्लेस पे, लेट अस से यहां पे 200 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, याद आएगा, ठीक है, 200 किलोमीटर दूर पे उनका डिस्कशन चल रहा है। तो ऐसी केस में सेलर और बायर का डिस्कशन चल रहा है, उनका एग्रीमेंट हो गया। अभी सेलर क्या करता है? वो वॉचमैन को फोन करके बता देता है गोडाउन कीपर को, ध्यान देना, गोडाउन कीपर को फोन करके बोलता है, ठीक है, भाई वो जो गुड्स रखा है ना, ठीक है, तो वो गुड्स मैंने किसको सेल कर दिए? एक्स को। तो बोलता है वो शाब, आप टेंशन मत लो शाब, ओके, वो गुड्स जो है वो मैं इसको दे दूंगा शाब, ओके, हाँ शाब जी आप टेंशन मत लो, ओके। तो उसने हाँ बोल दिया, मैं उसको गुड्स दे दूंगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो ऐसे केस में ये कहां पे डालेंगे हम? ठीक है, तो कस्टडी चेंज की क्या मतलब? गुड्स वहीं पे ही है ना, तो गुड्स वहीं पे है। तो ऐसे केस में एक्चुअल पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? एक्नॉलेजमेंट। व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या? एक्सेप्ट करना, कबूल करना, कबूल है, हाँ, ठीक है। तो ये जो है अपना वॉचमैन, उसने कबूल किया कि नहीं वो गुड्स मेरे पास है, मैं दे दूंगा, डोंट वरी। तो इसका मतलब क्या? उसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया। दूसरा क्या हो सकता है? सेलर ने क्या किया? वॉचमैन को फोन करने के बजाय, ये वॉचमैन है ही नहीं, ठीक है, वॉचमैन का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। हाँ, ठीक है,
ध्यान दो, लफड़ा हो गया, वो जो भी हो गया, ओके ध्यान दो। सेलर ने, वो वॉचमैन है ही नहीं, तो वॉचमैन चाबी देके किसके पास, सेलर के पास चला गया, ठीक है, वो वॉचमैन अभी है ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं वहां पे, तो सेलर ने क्या किया, डायरेक्टली चाबी निकाल के बाय को दे दी, जाओ, वो भी जगह भी तुम्हारी अंदर, ठीक है, तो वहां से गुड्स लेके जाओ, ठीक है, और वो आगे बेच सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे क्या हो गया कि यहां पे उसने एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ठीक है, यहां पे उसने कुछ तो भी सिंबल ट्रांसफर किया, सिंबल क्या, सिंबल ऑफ नहीं है, ठीक है, तो की ट्रांसफर किया, तो सिंबल डिलीवरी के लिए सिंबल उसने कुछ तो भी दे दिया, जिससे वो आगे जाके गुड्स खुद के पोजीशन में ले सकता है, ठीक है। तो यहां पे सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है, व्हेन देयर इज डिलीवरी ऑफ थिंग इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट मे बी मेड बाय हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या दे सकते हो आप, की दे सकते हो, डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो पहला एक्चुअल में क्या होता है, सच में मूवमेंट होगी किसकी, गुड्स की, ओके। दूसरा क्या, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, गुड्स वहीं पे है, ठीक है, और क्या होगा, गुड्स वहीं पे है, डॉक्यूमेंट्स नहीं। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट, वॉचमैन याद रखना, हाँ वॉचमैन याद रखना, ठीक है, नहीं सही बात है, मतलब जो एग्जांपल दिए जाते हैं ना वो एग्जांपल याद रखो, क्यों, क्योंकि एग्जांपल से पूरा सिचुएशन याद आता है, ठीक है। और तीसरा वहां पे सिंबॉलिक, सिंबॉलिक में क्या किया जाएगा, क्या, की और डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किया जाएगा, क्लियर। तो उस केस में यहां पे तीन तरह की डिलीवरी हो गई, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, टाइटल गुड्स क्या है ये, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ध्यान दो, दो चीजें वहां पहले लिख देना शॉर्ट में कहीं पे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड दूसरा कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, दिया है कि यहां पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या होता है, क्या होता है, जैसे कि वो टाइटल, वो जो डॉक्यूमेंट है वो जस्ट मैं ओनर हूं ये दिखाने के लिए यूज किया जाता है, और वो डॉक्यूमेंट देने से ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बाइक का क्या होता है, आरसी बुक होता है ना, ठीक है, आरसी बुक ये क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं ओनर हूं, इसके लिए वो बुक होता है। इट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, मैंने वो आरसी बुक किसी के हाथ में दे दिया इसका मतलब वो ओनर बन गया, ऐसा नहीं है। अगर ओनर बनना हो किसी को तो और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्या, रजिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ेगा। वैसे शेयर्स, शेयर्स के ऊपर नाम लिखा है वो क्या होता है, शेयर्स, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो पहले कंपनी में इन्फॉर्म करना पड़ता है। जहां पे आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देके ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है वहां पे वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, और जहां पे सिर्फ डॉक्यूमेंट देके भी काम बन सकता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स अभी रेलवे ट्रांजिट में, रेलवे में मैंने यहां से भेज दिए, तो मैं क्या कहता हूं, एक पर्सन को कहता हूं कि ये जो इसकी रिसिट है, वो रिसिट, रेलवे की रिसिट जो है वो उस बायर को दे दे, तो आगे क्या होगा, रेलवे अथॉरिटी किसे देगी या कुछ किसकी गुड्स मानेगी, जिसके पास वो रिसिट है, मतलब वो रिसिट देने से भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, समझ आ गया। इट इज, रेलवे रिसिट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और शेयर सर्टिफिकेट और गाड़ी का जो ये क्या है, शोइंग टाइटल है। फर्क समझ में आया, ठीक है। यहां पे शायद से शोइंग टाइटल का, हाँ दिया है नीचे दिया है, ठीक है। तो डोंट वरी, दिया होगा, मतलब क्या है कि अभी बहुत दिनों बाद लॉ पढ़ा रहा हूं पर सभी चीजें अभी भी दिमाग में वैसी की वैसी है, ठीक है। तो शेयर सर्टिफिकेट
हाँ, आगे चलो लिखो, क्या हो गया? तो उसमें क्या क्या आता है? ठीक है, आगे ये बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? क्या होता है? जब आप गुड्स शिप में, ठीक है, शिप में ट्रांसपोर्ट करते हो तो शिप की तरफ से, मतलब जहां पे आपने ट्रांसपोर्ट के लिए दिए है उनकी तरफ से जो बिल मिलता है कि हमारे पास ये गुड्स है, ये गुड्स वहां पे कहीं पहुंचाने हैं, तो उसे कहा जाता है बिल ऑफ लेडिंग। क्लियर? लेकिन यहां पे याद रखना कि अगर वो शिप अभी तक नहीं आए, इस वजह से वहां पे टेम्परेली आप किसी और के पास वो गुड्स रख के आते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ गया? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये सोचा कि शिप आ गई होगी, उस हिसाब से गुड्स लेके गए, अभी गुड्स वापस लेके नहीं जा सकते, हमने क्या किया, वहीं पे ही गोडाउन्स है जो भी है उनके पास गुड्स रख दिए और उनसे क्रेडिट ले ली। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो है वो यहां पे बिल ऑफ लेडिंग में कंसिडर किया नहीं जाता। बिल ऑफ लेडिंग मतलब क्या? जो शिप में आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, वो जब आपको बिल देगी ना तो उसे बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है। और आपने किसी और के पास रखा तब तक के लिए उसे कहा जाता है मेट्स रिसिट। मेट का मतलब क्या है? मेट, जब वही मेट है भाई, सलूट है तुझे, जब वही मेट। हाँ ठीक है, हाँ, तो मेट का मतलब क्या है? मेट मतलब क्लासमेट, क्लासमेट मतलब दोस्त, फ्रेंड, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये शिप अवेलेबल नहीं तो वहां पे गई, तब तक दूसरे शिप के पास आप पोजीशन रख के आ गए कि हाँ ये रहने दो, क्योंकि वापस लेके नहीं जा सकते। तो ऐसे केस में उन्होंने जो आपको बना के दे दिया, ठीक है, वो जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, वो अलग मेट रिसिट कहा जाता है। इसमें दिया है कि नहीं पता नहीं मुझे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बाकी का अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। वो एजेंट है, आपको मैं वो लिख के दूंगा एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, ये लिखना है क्या? ये लिख लो, ये वो लेक्चर है ना अभी का। ठीक है, आज कर लो, अभी वो आके रुकेंगे यहाँ पे, वो ठीक नहीं लगता ऐसा। ठीक है।